दामिनी वशिष्ठ और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज की खास पेशकश आपकी प्रॉपर्टी। हाल ही में हरियाणा सरकार का एक बड़ा फैसला आया है जिसने रियल एस्टेट के कुछ आवंटियों की रातों की नींद उड़ा दी है और साथ ही साथ कुछ डिपार्टमेंट्स और अथॉरिटीज भी इस फैसले से अचंभित है। आखिर क्या ये फैसला है, गुरुग्राम पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गुरुग्राम के डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर राजेश कौशिक जी। सर, सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर आपका। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा, आखिर ये क्या फैसला है, क्या एक्सपेक्टेशंस के साथ में इस फैसले को लिया गया? इसके लिए मेन मुद्दा यही है कि इसके लिए क्योंकि फोर्थ फ्लोर सरकार ने 2019 में इंट्रोड्यूस किया था और फोर्थ फ्लोर के रजिस्ट्रेशन के बाद ये काफी पॉपुलर था और जहाँ पे ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड घर है पुरानी कॉलोनियों के अंदर भी इसके ऊपर चौथे फ्लोर के ऊपर कंस्ट्रक्शन लोगों ने चालू कर दिया था। इसी तरह का ये गुड़गांव में नहीं, पूरे हरियाणा के ऊपर हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 के अंदर ये प्रावधान किया गया था कि फोर्थ फ्लोर का परचेजेबल एफएआर जो है उसको परचेजेबल करके उसके ऊपर बिल्डिंग प्लान अप्रूव करके घर बना सकते हैं। तो सरकार ने पंचकुला को ध्यान में रखते हुए कुछ पंचकुला में इस तरह की रिप्रेजेंटेशन आई कि जिसके बेसिस के ऊपर वहां पे कुछ दरारें आई मकानों के अंदर और उसके ऊपर सरकार ने हुडा सेक्टरों के अंदर खासकर लोगों को ये परेशानी आ रही थी, उसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में घोषणा की कि जो फोर्थ फ्लोर के ऊपर उसको जो भी हम अभी तक जो बिल्डिंग प्लान और जो बाकी सारी चीजें जो प्रोसेस में जो चीजें हैं उसके ऊपर उसको एविडेंस में रख दिया और एक कमेटी बनाया जाएगा जिसके ऊपर इसके ऊपर वो कमेटी निर्णय करेगी कि इसको हमको आगे लागू रखेंगे या नहीं रखेंगे। सर, जैसा आपने बताया एक ये जो बैन अभी लगने वाला है डेवलपमेंट्स के ऊपर जो फोर्थ फ्लोर है, तो साथ ही साथ जो ऑनगोइंग डेवलपमेंट है उनको भी रोक दिया जाएगा? उनको नहीं रोका जाएगा, जिनके अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान है, जिन्होंने प्रॉपर सैंक्शन कराया हुआ है, उसके ऊपर कोई बैन नहीं है। तो कुछ आवंटी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करें तो किस तरह के आवंटी है, उनको किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है और साथ ही साथ उनका निवारण किस तरीके से डिपार्टमेंट देख रहा है? ठगा हुआ तो नहीं, क्योंकि जो हरियाणा बिल्डिंग कोड के अंदर हमारा जो एफएआर है वो ऑलरेडी सैंक्शन है कि किस प्लॉट के ऊपर कितना एफएआर होएगा और उसके अलावा कितना वो परचेज कर सकते हैं। तो वो परचेज भी पैसा जमा करके परचेज करना होता है उसको। तो नॉर्मल एफएआर तो हमारा उतना ही है जितना पहले था, उसको आप कैसे बनाना है वो आपकी, क्योंकि आर्किटेक्ट पे निर्भर करता है, उनकी कार्यकुशलता पे निर्भर करता है उसको कैसे यूज करना है। तो चौथा फ्लोर जो है, चौथा फ्लोर तो परचेजेबल था पहले भी, तो उसको अगर आपने परचेज करके पहले पैसे जमा कराए हुए हैं तो उसको आगे रहेगा और बाकी जो आगे निर्णय लेगा वो जो कमेटी निर्णय लेगी उसके ऊपर सरकार देखेगी कि उसको आगे लागू करना है कि नहीं करना। नॉर्मली जो स्पेशली जो पुराना शहर है उसके अंदर कुछ लोगों को जो उनकी परेशानियों को समझते हुए सरकार ने ये एक निर्णय लिया है। निर्णय के ऊपर आगे अभी क्योंकि एविडेंस में रखा गया है, कोई बंद नहीं किया है, तो जो भी निर्णय होगा लोगों को बताया जाएगा। आपके अनुसार इस निर्णय के बाद में किस बेहतरी की उम्मीद सरकार लगा रही है? बेहतरी तो यही है कि अलग अलग जगह की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। गुड़गांव एक कमर्शियल शहर है, लोगों की रिक्वायरमेंट ज्यादा है एज कम्पेयर विद पंचकुला और बाकी सारे शहरों की बजाय। जैसे बाकी जगह पे तो 3 फ्लोर चौथा फ्लोर बनाते हैं तभी स्टिल्ट बनानी होती है पार्किंग के लिए। गुड़गांव एक ऐसा शहर है जब तीसरा फ्लोर भी बना रहे हैं तो पार्किंग की समस्या बड़ी रहती है, तो तीसरा फ्लोर भी बनाते हैं तभी भी हमारी यहाँ पार्किंग मैंडेटरी है। तो 3 और 4 फ्लोर अगर हम बनाते हैं तो गाड़ी की पार्किंग, पीने का पानी, RWA और बाकी सारे जो लोग जो कह रहे हैं कि भी पानी की समस्या और बाकी सारी समस्याओं के लिए ये सारा जो मुद्दे रहेंगे और सरकार ने काफी सारा जो पैसा परचेजेबल एफएआर में खरीदा हुआ है उसके बेसिस के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से अपग्रेड जो होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। तो ये सारे मुद्दे जो कमेटी देखेगी, कमेटी निर्णय लेगी इसके ऊपर। क्या कोई लास्ट आप मैसेज देना चाहेंगे उन सभी आवंटियों को जो अभी अपने आप के लिए परेशान हो रहे हैं, जो निवेश कर चुके हैं, क्या उनके लिए मैसेज? उनके लिए मैसेज यही है कि थोड़ा सा धैर्य रखें, चीजें सरकार निर्णय लेगी अभी, और क्योंकि हर शहर की अपनी एक रिक्वायरमेंट है। RWA जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है उनके बारे में भी उनसे पूछेगी कि उनका क्या कहना है और सरकार के जो टेक्निकल लोग हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग फैटर्निटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर ले डाउन करने वाले लोग हैं या फिर आर्किटेक्चरल फैकल्टी जो फैटर्निटी है, उनसे भी इस विषय में बात करके ही सरकार को निर्णय करेगी। तो कमेटी जो बनेगी वो एक अच्छा मिक्सचर होगा जो मुझे लगता है वो लोगों की बात को भी उतना ही महत्व देगी जितना कि टेक्निकल लोगों की बातों को। और फाइनेंशियल जो एस्पेक्ट है जिसके बारे में आप कह रहे हो कि वो तो बेसिकली क्योंकि लैंड का रेट है उतना महंगा है और उसका चौथा फ्लोर बनाना काफी डिफिकल्ट वाला मुद्दा है कि भाई कितना पैसा लगे कहाँ होगा। बट अभी 5-5 करोड़ रुपए के फ्लोर बिक रहे हैं
तो इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट टू गेट ए फ्लोर, स्पेशली लाइक लुकिंग इनटू द ओल्डर पार्ट ऑफ द गुड़गांव। न्यूअर पार्ट ऑफ द गुड़गांव जो हो सकता है कि जहाँ पे रोड क्योंकि 9-9 मीटर के रोड है, 12-12 मीटर के चौड़े रोड होंगे तो लोगों को बेनिफिट होगा। नए और पुराने में क्या अंतर हो सकता है, तो कमेटी इसके ऊपर निर्णय लेगी कैसे इसको चीजों को इसको आगे बढ़ाना है। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे शो आपकी प्रॉपर्टी में। ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थे गुरुग्राम के डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर राजेश कौशिक जी, जिन्होंने बताया रियल एस्टेट के ऊपर इतना बड़ा फैसला सरकार का और साथ ही साथ डिपार्टमेंट किस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहा है। बारीकी से जानकारी लेंगे और साथ ही साथ उन सभी आवंटियों के लिए निवारण के साथ क्या विकल्प मौजूद है, इसको बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है रियल एस्टेट एक्सपर्ट संजय यादव जी। सर, सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर आपका। संजय जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा, जो नया ऑर्डर है स्टिल्ट +4 जो फ्लोर्स हैं उसके नक्शे अब बैन हो जाएंगे, इस पर आपका क्या मत है? और साथ ही साथ बतौर बिल्डर, बतौर आप रियल एस्टेट एक्सपर्ट क्या बोलना चाहेंगे और बायर्स की क्या प्रतिक्रिया इस पर आ रही है, वो जानेंगे आपसे। देखिए दामिनी जी, जहां हमें इस एक्शन को समझना है, गवर्नमेंट का जो एक्शन लिया गया है, उसके लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड पर जाना पड़ेगा। जी, ये फ्लोर का जो ऑप्शन है ये स्टार्ट होता है अराउंड 2000, करीब 2000 के आसपास। जी, उससे पहले गुड़गांव में और सभी जगह 2.5 स्टोरी अलाउड था। जी, का 2.5 स्टोरी मंजिला मकान बनता था। 2000 आते आते लोगों की डिमांड हुई कि क्यों ना इनको 3 फ्लोर बना लिया जाए, तो सरकार ने उस पर कॉल ली कि ठीक है जी, हम आपको 3 फ्लोर दे देते हैं और उसके बदले 2.5 स्टोरी से 3 स्टोरी में जो था आप कंपाउंडिंग फीस भरिए और 3 स्टोरी आपका अलाउ हो जाएगा और आप बनाइए, उनको सेल करना है सेल कीजिए। उस कड़ी में कुछ टाइम के लिए वो फ्लोर खुलते हैं और बाई चांस करीब 1-1.5 साल बाद ही वो फ्लोर गवर्नमेंट दोबारा से बंद कर देती है और फिर दोबारा लोग कहते हैं कि जी नहीं, हमें 3 फ्लोर चाहिए क्योंकि फैमिली एक्सपेंशन हो रहा है, शहर बढ़ रहा है, दिल्ली में ऑलरेडी 4 फ्लोर अलाउड है। तो गवर्नमेंट अराउंड 2003 में दोबारा से फ्लोर खोलती है और इस कंडीशन के साथ कि अब आपको स्टैम्प ड्यूटी पर 1% एडिशनल कॉस्ट देनी होगी। इट मीन्स, इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि जहां स्टैम्प ड्यूटी 5, 6, 7% होती थी, तो फ्लोर के केस में 6, 7 और 8% की स्टैम्प ड्यूटी चार्ज की गई। और उसका जो आधार बनाया गया वो ये कि मे बी फ्यूचर में, क्योंकि 3 फ्लोर बनेंगे, 3 यूनिट डेवलप होंगे, तो मे बी फ्यूचर में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एक्स्ट्रा डेवलप करना पड़े तो उसके लिए आपको 1% एडिशनल स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट को देनी है। ये सारा सिस्टम 2017 तक एज इट इज चलता रहता है। 2017 आते आते फैमिली एक्सपेंशन होते हैं, शहर बहुत ज्यादा बढ़ गया होता है। 2017 में लोग फिर डिमांड करते हैं कि अब इसमें 3 से 4 फ्लोर होने चाहिए। गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करती है, वो एक अच्छा कदम गवर्नमेंट का है रहा। तो जब 4 फ्लोर अलाउड होते हैं तो उस टाइम पर गवर्नमेंट कहती है कि जो चौथा फ्लोर है उसकी अगर इम्पैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर आती है तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, और उसके लिए गवर्नमेंट कहती है जी इसका एडिशनल जो FAR है अब हम इसको परचेजेबल FAR में कन्वर्ट करेंगे। आप लोग परचेज कीजिए और बनाइए 4 फ्लोर। तो लोग परचेज करते हैं और 4 फ्लोर बनाते हैं। 2018 में एक और लकूना सामने निकल के आता है कि 4 फ्लोर तो हमने बना लिए पर 4 ड्वेलिंग यूनिट में काउंट नहीं हो रहे। इट मीन्स आप अलग अलग उसके हिस्से करके नहीं बेच सकते थे। तो गवर्नमेंट ने एक चार्ज फिर लगाया कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी फ्यूचर में बढ़ाया जा सकता है और उसके लिए हमें फिर एडिशनल कॉस्ट चाहिए और उसका नाम दिया गया EDC। तो EDC के नाम पर फिर दोबारा से 2018 में चार्ज बढ़ाया गया कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम इम्प्रूव करेंगे। तो इट मीन्स एक बार स्टैम्प ड्यूटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ली गई, दोबारा FAR, फिर दोबारा EDC IDC की कॉस्ट ली गई और ये सब करते करते एज ऑन डेट बीइंग एंड यूजर आपको एक एवरेज 300 गज के प्लॉट पर गवर्नमेंट को करीब करीब 50 लाख रुपए देना होता है, जिसमें से करीब 14 से 15 लाख रुपए आपका जाता है परचेजेबल FAR का, 2.5 से 3 लाख रुपए जाता है EDC IDC का और बाकी का 4 फ्लोरों की रजिस्ट्री अगर 8 लाख रुपए पर यूनिट आपको स्टैम्प ड्यूटी मिल रही है तो 32 लाख रुपए वो, तो तकरीबन आप पाएंगे कि हर यूनिट से 50 लाख रुपए आज रेवेन्यू आ रही है जी। तो अगेन अब आते हैं वापस कि इससे क्या नफा क्या नुकसान। तो जहां गवर्नमेंट को 50 लाख रुपए पर प्लॉट की रेवेन्यू हो रही है, अगर ये फ्लोर बंद होते हैं तो
तो फ्लोर 3 अलाउड होंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लोर सेलेबल वायबिलिटी नहीं निकलेगी, तो फ्लोर बिकने कम हो जाएंगे और गवर्नमेंट की रेवेन्यू घट जाएगी। दूसरा, वो लोग अपने आप को बहुत बड़ा ठगा महसूस करेंगे जिन लोगों ने पिछले 3 साल में इस आस से प्लॉट खरीदे कि जी मैं 4 फ्लोर बनाऊंगा, अपनी फैमिली एक्सपेंशन करूंगा, उसी के अकॉर्डिंग बजटिंग की गई। तो जो 3 फ्लोर से 4 फ्लोर वाली कहानी है, इस पर गवर्नमेंट को जरूर दोबारा से गुड़गामा के लिए ये कॉल लेनी होगी कि 4 फ्लोर अलाउ किए जाए। इसके पीछे हाई कोर्ट में 22 फरवरी से पहले कुछ लोग पंचकुला से गए कि जी जो आधार बनाया गया, मैं अब ये तो बात थी हमारी फ्लोर्स की। अब मैं बात करता हूं कि बैन हुआ क्यों। पंचकुला से कुछ लोगों ने शिकायत की कि जी ये मेरी कोठी बनी हुई थी 1980 से 1990 से, आज इसके बगल में 4 फ्लोर खड़े हो रहे हैं तो मेरी कोठी में दरार आ रही है। तो एक मुद्दा ये रहा। दूसरा, उन्होंने ये एज लिया कि शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके काम नहीं हो पाया, इस वजह से 4 फ्लोर अलाउ होने बंद कर देने चाहिए, ताकि 3 फ्लोर बनेंगे या 2 फ्लोर बनेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर लोड कम होगा। मेरे को लगता है जो ये 2 आधार बनाए गए, ये दोनों आधार बिल्कुल आधारहीन आधार हैं। देखिए, अगर आज से 30 साल पहले की कंस्ट्रक्शन आप देखेंगे, उसका बनाने का स्टाइल, उसका बनाने का तरीका वो बड़ा सिंपल होता था कि कुछ लोगों ने तो वो 9 इंच की दीवारें खड़ी करके घर बना रखे हैं, कुछ ने पिलर्स पर खड़ी की गई है। आज जो टेक्नोलॉजी है वो टाई बीम है, फ्रेमिंग टेक्नोलॉजी है। और जब आप फ्रेमिंग टेक्नोलॉजी को आप अडॉप्ट कर रहे हैं, चाहे वो आप 1 मंजिल की इमारत बनाए, चाहे आप 2 मंजिल की बनाए, चाहे आप 4 मंजिल की बनाए, तो आपको डिकिंग और जो फाउंडिंग है, जो उसकी फुटिंग है, वो आपको एक दायरा बनाना पड़ता है, उस दायरे की आपको रखनी पड़ेगी। और वो लेटेस्ट जो बिल्डिंग कोड हरियाणा सरकार का है 2019, उसमें भी इस बात का जिक्र है। तो जब आप बिल्डिंग 1 मंजिल, 2 मंजिल या 3 मंजिल बनाएंगे और फुटिंग आपको उतनी खोदनी है, तो हो सकता है कि साइड वाली बिल्डिंग में थोड़ी बहुत दरार हो जाए। तो इससे जो 4 फ्लोर बनेंगे तो दरार आ रही है, ये आधार गलत है। वो तो देखिए दरार आएगी तो वो 1 फ्लोर बनने पर भी आएगी। संजय जी, आपने अभी इस वक्त हमें बताया कि ये प्रक्रिया सरकार की 25 सालों से ज्यादा से चली आ रही है, कभी ऑर्डर्स को देना और फिर वापस ले लेना। इससे कहीं ना कहीं बायर्स का विश्वास नहीं डगमगाता है, कहीं ना कहीं बायर्स ही आखिर में आके परेशान नहीं हो जाता है। और हालांकि आप बता रहे हैं कि सरकार को इन फ्लोर्स के कॉन्सेप्ट से काफी बेहतर रेवेन्यू भी जाता है, और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर सरकार ये फंड कलेक्ट कर रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है गुड़गांव का, ये तो हम सब भी जानते हैं। सूरत कुछ और है, सीरत कुछ और है, आखिर वो पैसा जा कहाँ रहा है, ये सवाल अगर मैं आपसे करूं। और अभी सीएम की ओएसडी से कुछ लोगों की मीटिंग्स हुई थी, तो वहां से क्या प्रतिक्रिया उनकी आई है, क्या लोगों को वो आश्वासन दे रहे हैं? देखिए, जो हाई कोर्ट में प्ले ली गई, दूसरी प्ले ली गई, मैंने आपको बताया, पहला था स्ट्रक्चर इम्पैक्ट, दूसरा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर अलाउ नहीं करता। मैं आपको इस मामले में आज से करीब 8000 वर्ष पहले लेके जाऊंगा, जब इंडस सिविलाइजेशन हुई। उन्होंने भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया 8000 वर्ष पहले, और आज तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिसाल दी जाती है पूरी दुनिया में कि उनसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं। तो बेसिक हुआ क्या कि जब हमने 30 साल पहले, 4 साल पहले सेक्टर्स की प्लानिंग की, उस टाइम पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, आप विश्वास कीजिएगा और आप किसी भी टेक्निकल पर्सन से पूछ लीजिएगा कि जब भी स्ट्रॉन्ग लाइन, सीवर लाइन और पानी की लाइनें डाली जाती हैं, तो उस टाइम पर जो 2.5 स्टोरी मकान बनाने थे, उससे करीब करीब 2 गुना और 3 गुना बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर कॉस्ट की डाली गई। जो 2 गुना 3 गुना इंफ्रास्ट्रक्चर डाली गई है, वो आज भी कामयाब है, आज भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज इट इज यूज हो सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत नहीं है, दिक्कत जो है वो है एनक्रोचमेंट की। और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास इतना सफिशिएंट है, और फिर भी अगर कहीं जरूरत है तो 50 लाख रुपए हर घर से आपको आ रहे हैं, आप सब कुछ नया डाल सकते हैं। पर मेरे को लगता है वो डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप उनको ठीक से मेंटेन करें और एनक्रोचमेंट फ्री करें। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का भी वहां पर जो बेस बनाया गया है, वो भी
आधारहीन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जानना चाहूंगी, गवर्नमेंट इज ड्रीमिंग गुड़गांव के लिए कि सिंगापुर लेवल पर हम लेकर जाएं, दुबई लेवल पर हम लेकर जाएं इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, और साथ ही साथ ग्लोबल सिटी में बनाने की ये कहीं क्या ये स्टिल +4 जो है फ्लोर, क्या ये आड़े आ रहा है या इंक्रोचमेंट आड़े आ रहा है? क्या गुड़गांव इस तरह से प्रिपेयर हो चुका है? अगर 4 के बदले हम 5 भी कर देते हैं तो क्या ये कोई मुसीबत आ सकती है गुड़गांव के लिए? देखिए दामनी जी, आपने ना बहुत अच्छा ये क्वेश्चन पूछा है। सही मायने में तो एक सर्टेन साइज के बाद गुड़गांव में ये कैपेसिटी है, और पूरे हरियाणा में कहीं भी आप चले जाएं, गुड़गांव तो हाइपर सिटीज में काउंट होता है कि आप 5 फ्लोर भी बना सकते हैं, तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं। और एक अच्छा मॉडर्न शहर अगर आपको बनाना है तो आपको समय के साथ चलना पड़ेगा। आपको 500 गज 400 गज की कैटेगरी पर आप 3 की बात करें, मैं कह रहा हूँ 5 फ्लोर बनाना आपको चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत नहीं है, क्योंकि लेट से कहीं से मेट्रो निकली है, मेट्रो के साथ तो मेरा FAR 2 गुना हो जाता है। तो इसका मतलब हम हाई राइजेस बना छोड़ दें। दुबई और सिंगापुर की तर्ज पर क्या मैं स्काई साइपर्स बनाना छोड़ दूं? और अगर हम समय के साथ नहीं चलते हैं तो मैं इसके लिए आपको 2 बड़े एग्जाम्पल देता हूँ। एक टाइम होता था हिंदुस्तान मोटर्स एम्बेसडर कार बनाती थी, बड़ी रॉयल कार मानी जाती थी, और एक टाइम पर उसी टाइम पर टाटा ट्रक बनाता था। टाटा समय के साथ चला और उसने कार अडॉप्ट की, और आज वो पूरी दुनिया में और इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है, और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आज इंडिया में टाटा कार्स की कर रहा है, और हिंदुस्तान मोटर्स का है पता ही नहीं का है। एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, HMT की घड़ी बड़ी मशहूर होती है जी। तो HMT की घड़ियां, HMT के ट्रैक्टर एक टाइम में अपने आप में एक ब्रांड माना जाता था, और उसी के साथ होता था MDH मसाला। जी, आपने बड़ा सुना होगा अंकल जी मुच्छों वाले। बिल्कुल। वो HMT समय के साथ नहीं चली तो HMT आज कहाँ चली? और जो MDH है आज दुनिया में मसालों पर राज कर रही है और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रही है। इट मीन सब समय के साथ चले। आज गुड़गांव की और हर शहर की ये डिमांड है कि शहर को हॉर्टिकल्चर हमें ऊपर करना है रादर देन वर्टिकल। तो अब जब आपको ऊंचाई उठानी है तो आपको फ्लोर तो देने पड़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की कहीं कमी है तो उसको आपको मैनेज करना है, और गडकरी जी और मोदी जी तो खुद चाहते हैं कि ये शहर सिंगापुर और दुबई के जैसे बने, और उसके लिए आपको हाई राइज चाहिए होंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की कहीं कमी है, आपको जरूर इम्प्रूव करना चाहिए। और आप देखिए ना, मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा होगा, एक घर से 50 लाख मतलब एक सेक्टर में 1000 प्लॉट इंटू 50 लाख आप रेवेन्यू करेंगे तो आपको 50,000 करोड़ की रेवेन्यू होती है डायरेक्ट एक सेक्टर से। इतना भारी पैसा आ रहा है। एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए 95,000 करोड़ की कॉस्ट आई है। इट मीन्स गुड़गांव के 2 सेक्टर में अगर स्टेट प्लस 4 और 5 बन गए तो मुंबई एक्सप्रेसवे जैसे तो पता नहीं कितने एक्सप्रेसवे हम निकाल देंगे। इतना पैसा गुड़गांव से आ सकता है। इतना बड़ा आंकड़ा संजय जी आपने बताया कि गुड़गांव की तरफ से रेवेन्यू सरकार को कितना ज्यादा जा रहा है, तो सरकार के इस फैसले को, इस ऑर्डर को आप क्या लालच का रूप देना चाहेंगे? देखिए, लालच का रूप तो नहीं, पर मैं मिसमैनेजमेंट जरूर कहूंगा। गवर्नमेंट भी किसी हद तक नहीं चाहती कि बंद हो, पर कुछ रेजिडेंट इस बात को लेके ऑब्जेक्ट करते हैं। ये उन रेजिडेंट को भी समझना पड़ेगा और गवर्नमेंट को भी समझना पड़ेगा कि समस्या साइड में बिल्डिंग आने वाली क्रैक नहीं है, वो पुरानी बिल्डिंग है इसलिए क्रैक आते हैं। समस्या ब्लॉकेज नहीं है, एनक्रोचमेंट है। जब तक हम इस पर काम नहीं करेंगे तब तक ये इम्प्रूवमेंट आगे होगा नहीं। और इस पर सरकार को जो अभी स्टे लगी है, इस पर तुरंत एक और ले लेनी चाहिए कि कमेटी बन रही है, बनती रहेगी, जो डिसीजन लेना है लेते रहेंगे। अगर कहीं कोई डिसीजन लेना पड़े तो उसको बाद में देख लेंगे। जो फिलहाल मार्केट इतनी अच्छी चल रही थी और आपने एक ब्रेक लगा दिया, तेजस ट्रेन अभी लॉन्च की ना जी, स्पीड, हाई स्पीड, तो वो हाई स्पीड जो गुड़गांव की चल रही थी आपने उसमें ब्रेक लगा दिया, और इसमें लाखों लोगों के रोजगार। और सबसे बड़ी बात है उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने रिसेंटली 20,000 करोड़ की इन्वेंट्री गवर्नमेंट से परचेज की है रेजिडेंशियल प्लॉट्स की। बिल्कुल, मैं आपसे यही अब सवाल करने जा रही थी कि ऑक्शन के दौरान पे जो इतना बड़ा जो सरकार ने राजस्व एकत्र किया है रिहायशी प्लॉट्स के ऊपर, तो अब उसका क्या कहना होगा? क्योंकि अब लोगों का कहीं ना कहीं विश्वास डगमगा चुका है, सरकार खुद अपने विश्वास पर सवाल उठवा रही है। इस पर आपका क्या कहना है, और साथ ही उन बायर्स को क्या आश्वासन आप देना चाहते हैं? देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी ऑक्शन हुई, करीब 20,000 करोड़ की ऑक्शन होती है, उसमें आपने 2.64 का FAR गवर्नमेंट ने सेल किया। इट मीन्स आपने ऑफिशियल 4 फ्लोर अलाउड किए हैं,
और इतनी बड़ी इन्वेंट्री, और वो लोग नहीं है पिछले 3 साल में जब से स्टेट प्लस 4 हुआ है तो आप देखेंगे गुड़गांव में प्लॉट के दाम भी बढ़ गए। तो उन लोगों ने भी जो इन्वेस्टमेंट डाली वो प्लॉट में इसलिए डाली कि मेरे 4 फ्लोर बनेंगे, उसी तर्ज पर उन्होंने उनको महंगा खरीदा। तो चाहे वो गवर्नमेंट से ऑक्शन हुई हो, चाहे वो उन्होंने प्राइवेट रिसेल में लिया, उन्होंने मार्केट प्राइस पर दिया और आपकी पॉलिसी के अंदर दिया, और आप जो पैसा ले रहे हैं प्रीपेड सरकार को पैसा दिया जा रहा है, उसके बावजूद अगर हम ब्रेकिंग सिस्टम में आ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर होगा। ये कहीं ऐसा ना हो जैसे मैंने HMT और हिंदुस्तान मोटर्स का हवाला दिया, कहीं ऐसा ना हो कि शहर को ये जो ब्रेकिंग सिस्टम लगाया है ये अंधकार में ले जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से साफ गाइडलाइंस हैं, हमें डेवलपमेंट करनी है, हमने इंटरनेशनल लेवल पर शहर को बनाना है, हमने इसको ग्लोबल सिटी बनाना है, और स्टेट गवर्नमेंट भी काफी हद तक चाहती है। पर इस तरीके का ब्रेकिंग सिस्टम अगर ये लंबे टाइम रहा तो ये गुड़गांव के लिए, फरीदाबाद के लिए, और विशेष तौर पर गुड़गांव फरीदाबाद के लिए बहुत बड़ी हर्डल साबित हो जाएगा। तो जल्द से जल्द मैं तो कहता हूं अगले हफ्ते आपको ये ऑर्डर रिलीज कर देने चाहिए। कमेटी आपको बनानी है बनाइए, सर्वे आपको करवानी है करवाइए, आपको जहां लूप पॉइंट लग रहे हैं उनको ठीक कीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का मैं आपको बता चुका हूं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एनक्रोचमेंट के तहत है, उस पर आप काम कीजिए। पर ये जो ब्रेक आपने लगा दिए पूरे मार्केट में, इस ब्रेकिंग को आपको तुरंत हटा लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ मजदूर से लेकर और व्यापारी से लेकर बिल्डर से लेकर एंड यूजर तक हर आदमी पर इसका इम्पैक्ट है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका हमारे शो पर जुड़ने के लिए। आज के आपने शो में देखा सरकार का ये फैसला, बड़ा फैसला, और बड़े फैसले के साथ साथ काफी उठते हुए सवाल। अब देखना ये होगा सरकार कैसे उन सभी परेशानियों का निवारण करेगी। आगे के निर्णय के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा शो आपकी प्रॉपर्टी, और मैं हूं आपके साथ दामिनी वशिष्ठ।